हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश सैनी और अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिट्स। आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर थर्ड से, जो है मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया था इस चैप्टर में? तो अपन ने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, चार्जेस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स अपन ने कर दिए थे पिछले लेक्चर्स में। अब आज का टॉपिक अपने रहेगा मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज करने की जो मेथड है वो कितने तरह के होते हैं। तो अगर आपकी बुक की बात करूं मैं, तो बुक में आपके दो मेथड दिए हुए हैं। एक तो दे रखा है बाय फ्रिक्शन और एक दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जनरली बात करूं तो एक मेथड और होता है कॉन्टेक्ट, यानी कि दो बॉडीज को आपस में कॉन्टेक्ट करके भी चार्जेस दिया जा सकता है। तो तीन है, तो मैं फर्स्ट आपको, तो ये तीनों अपन को पढ़ने। तो इसमें फर्स्ट है अपने, फर्स्ट मेथड है बाय रबिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट को रब करके, या फिर फ्रिक्शन बोल सकते हो आप, बाय रबिंग फ्रिक्शन, या फिर इसको अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये है क्या, इसमें होता क्या है, तो नाम से ही क्लियर है, बाय रबिंग, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करने से क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। कैसे होता है वो सब देखते हैं अपन। तो जैसे अगर मैं पहले डेफिनेशन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, या फिर पहले समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो दो बॉडीज अपने पास, जैसे एक बॉडी है अपने पास, ये ए है, कंडक्टर है मान लो, तो ये मान लो ए बॉडी है, और एक बॉडी है अपने पास बी, ये मान लो बी बॉडी, दोनों मान लो मेटल का है ना, मेटल है मान लो। अब यहाँ पे मैं एक चीज डिफाइन कर देता हूं, मान लिया मैंने कि वर्क फंक्शन ऑफ ए ज्यादा है बी से। वर्क फंक्शन अज्यूम कर देता हूं, वर्क फंक्शन ऑफ ए जो है वो ज्यादा है किससे, वर्क फंक्शन ऑफ बी से। तो सबसे पहले आपको शायद दिक्कत आएगी वर्क फंक्शन क्या होता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहीं आया होगा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल। तो यानी कि किसी भी मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है, बी का वर्क फंक्शन कम है, यानी कि बी वाला जो है कम एनर्जी लेकर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा सरफेस से, या सरफेस पे भेज देगा, ऐसे समझ सकते हो, फ्री कर देगा मतलब। तो क्या होगा, अब जैसे ही अपन क्या करेंगे, इनको रब करेंगे। रब करने का मतलब जैसे इसको इधर किसका दिया, इसको इधर किसका दिया है ना, इसको बोलते हैं अपन रब करना, है ना। तो क्या लगेगा, इनमें फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन लगेगा यानी कि आप फ्रिक्शन के थ्रू इसको एनर्जी दे रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, अपने हाथों से काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो। तो वो एनर्जी जो है इसके पास क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ ये मेटल है, मतलब कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब मैंने उनको रब किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को लेके और क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ वर्क फंक्शन ऑफ बी कम है, यानी कि बी का वर्क फंक्शन कम होने का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से थोड़ी सी एनर्जी लेके बाहर निकल जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे अपन रब करते हैं तो बी में से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ चले जाएंगे, इस बी की सरफेस हट जाएंगे, और इसके ऊपर कौन है, ए है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, बी बॉडी से ए बॉडी में चले जाएंगे। यानी कि जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में चले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो पहले तो ये क्या थी, इनिशियली की बात करूं मैं, तो इनिशियली जो दोनों रोड्स थी वो न्यूट्रल थी। इनिशियली बोथ ए एंड बी आर न्यूट्रल, बोथ ए एंड बी जो थी वो कैसी थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल मतलब टोटल चार्ज कितना था, जीरो था। लेकिन रब करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर रबिंग यानी कि दोनों को रब करने के बाद क्या हुआ, अब न्यूट्रल नहीं है। जो ए बॉडी है उस पर तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ए पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स बी से ए में चले गए, इस वजह से ए पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूं चार्ज चार्ज ऑन ए। तो अब न्यूट्रल नहीं, पहले न्यूट्रल थी, अभी चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ए पर। और इसी तरह से बी की बात करूं मैं, तो बी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो चार्ज ऑन बी की बात करूं मैं, चार्ज ऑन बी की बात करूं तो कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद अपन ने मान लो इसको रिमूव कर दिया, तो ए पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से अपन दो कंडक्टर्स को ऐसे चार्ज दे सकते हैं रब करके, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाय रबिंग या फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन के मेथड से अपन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिससे एक बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीज होगी, यानी कि वृद्धि हो गई, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मेथड है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया आपको, अब इसको मैं दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो, देख दिया। अब जैसे डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन लिखना द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन is called frictional electricity। दो बॉडीज को आपस में रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी अपने जनरेट होती है उसको अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये है। उसके बाद इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना आपने कि इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। ये आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा 11th में केमिस्ट्री में। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, है ना, अपन इस साल भी पढ़ेंगे। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जैसे आपके मेटल है, मतलब कंडक्टर है, तो कंडक्टर के पास क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की सरफेस पे मान लो, तो अपन ने क्या दी, एनर्जी दी, यानी कि लाइट भेजी यहाँ पे, है ना, फोटोन भेजा। तो फोटोन की एनर्जी वहां से आपने देखी होगी, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। तो अगर ये जो एनर्जी है ये इसके वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एच न्यू एनर्जी को लेके कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा सरफेस से। इसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वही वही फिनोमिना है यहाँ पे, है ना। बस यहाँ पे एनर्जी फोटोन ने दी थी, यहाँ पे एनर्जी अपन दे रहे हैं फ्रिक्शन से, वही है, ये है। अब जैसे इसके लिख दिया, ये मैं डाल देता हूँ। अब जैसे इसके हिस्टोरिकल व्यू की बात करें, मतलब सबसे पहले ये सब बातें किसने बताई थी, तो लिख देता हूँ। तो हिस्टोरिकल व्यू की बात करूं इसके, तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था ना, हिस्टोरिकल व्यू। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी जनरल नॉलेज के हिसाब से देखो। तो सबसे पहले बताया था इन 600 BC थेल्स ऑफ मिलेटस, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, स्पेलिंग तो ये है, थेल्स ऑफ मिलेटस, ये साइंटिस्ट का नाम है। फर्स्टली डिस्कवर्ड क्या डिस्कवर किया इन्होंने, फर्स्टली डिस्कवर्ड दैट a piece of amber
ए पीस ऑफ अंबर, अभी अंबर क्या होता है, येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है ना, येलो सब्सटेंस होता है, पर ए पीस ऑफ अंबर यानी येलो सब्सटेंस लिख देता हूं मैं। तो ए पीस ऑफ अंबर is rubbed with वुलन क्लॉथ, यानी कि इसको अगर वुलन क्लॉथ से रब करें, is rubbed with वुलन क्लॉथ, then it attracts तो ये अट्रैक्ट करता है किनको, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लाइट फेदर्स हो गए, लाइट फेदर्स है ना, पंख हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये सबसे पहले इसने देखा था, तो थेल्स ऑफ मिलेटस था जिसने सबसे पहले देखा कि जो अंबर है, येलो कलर का सब्सटेंस होता है, येलो गम टाइप, तो इसको जब वुलन क्लॉथ से रब किया तो उसने देखा कि जैसे ही रब करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो जो आपका अंबर है, येलो कलर का जो सब्सटेंस है, वो क्या कर देता है, फेदर को, छोटे पार्टिकल्स को क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है, ठीक है। ये दिया। अब जैसे यहाँ पे एक वर्क फंक्शन भी आया था, अगर किसी को पता नहीं हो तो वो भी लिख देना, वर्क फंक्शन क्या होता है, वैसे आगे आ जाएगा, फिर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ वर्क फंक्शन के बारे में भी बता दो क्या होता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन है अपने द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy required to remove the electron from the surface of material, from the surface of material, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। ये होता है वर्क फंक्शन, तो ये आप लिख दीजिए। लिख दिया। अब इसके रीजंस वगैरह भी जैसे मैंने समझाया ना क्या होता है, तो उसको लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है इसकी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात करूं मैं इसी की, यानी कि टॉपिक डालो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या आता है, तो सबसे पहले तो जैसे जितने भी एटम्स हैं या जो भी मटेरियल है वो एटम से मिलकर बना है। एटम में क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल की बात करूं तो टोटल चार्ज जो है एटम पे वो क्या होता है,
जीरो होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। फिर ये चार्ज आया कहां से, तो when two different bodies when two different bodies are rubbed, दो बॉडीज को जब हम क्या करते हैं, रब करते हैं, then the electrons transferred इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किधर से किधर ट्रांसफर करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन वाले मटेरियल से हायर वर्क फंक्शन वाले मटेरियल में, तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम material of lower work function transferred from material of lower work function to the material of higher work function यानी कि लोअर वर्क फंक्शन वाले मटेरियल से हायर वर्क फंक्शन वाले मटेरियल में चले जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मतलब होता क्या है, मेन रीजन ये होता है, ये आप देख दीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखें आपसे, है ना, कुछ एक दो क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन, कैन 1.5 कूलम चार्ज पॉसिबल, आंसर दो इसका, यस और नो में, यस और नो, यस या फिर नो, बताना तो देखें। पूछा है कि 1.5 कूलम चार्ज जो है वो पॉसिबल यानी कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है अपने नेचर में, बताना तो आंसर सोच के। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पॉइंट में चार्ज नहीं होता है, तो शायद कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है नो, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा बोला था पॉइंट में चार्ज नहीं होता है ना, ऐसा कुछ है। अगर किसी के मन में ये आ रहा है तो देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि चार्ज पॉइंट में हो सकता है नहीं हो सकता है, मैंने ये बोला था जब जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना, वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको ये बोला था कि सबसे जो छोटा चार्ज हो सकता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी कि ई, है ना, E/2 नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आधा नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करी थी। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो अपने पॉइंट में था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था। तो कहने का मतलब 1.5 अगर मैं यहाँ E लिख देता, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ E, तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने क्या लिखा आपके 1.5 कूलम लिखा, तो 1.5 कूलम तो पॉसिबल है ना, 1.5 E सब पॉसिबल नहीं है, यानी कि 1.5 का मतलब है डेड इलेक्ट्रॉन, तो डेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो पॉसिबल है। तो कहने का मतलब जो चार्ज की वैल्यू है ना, वो क्या हो सकती है, कूलम में तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। फ्रैक्शन में बात करें तो जैसे 5/2 कूलम भी पॉसिबल है ना, 3/2 कूलम पॉसिबल है ना, पॉइंट में पॉसिबल है, बस ये पॉसिबल नहीं है। 1.2 टाइम्स ऑफ E, 1.5 टाइम्स ऑफ E, E/3 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कूलम लिखा है, तो क्या है ये पॉसिबल है, तो यस इट इज पॉसिबल। और अगर मैं ऐसा लिख देता 1.5 E, तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये देखते हैं ना, जैसे इधर लिख देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैन
टू पॉजिटिव point charges attract each other क्या क्वेश्चन लिखा मैंने कि और ऑप्शन है आपके यस और ऑप्शन बी नो, इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर मानो नो है मानो। तो बोल रहा है दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या या कर सकते हैं क्या। तो दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, और पॉइंट चार्ज बोला है तो दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो क्या आएगा नो आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज है तो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं रिपल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ये लिख दिया होगा ना, ये आप आगे ध्यान रखना कि अगर पॉइंट चार्जेस बोला है तो पॉइंट चार्जेस के लिए है ना, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, अभी मैं जो भी लिखूंगा वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए लिखूंगा, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। और पॉइंट चार्ज नहीं है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, वो मैं सिखाता हूँ क्वेश्चन से। पहले आप देखो पॉइंट चार्जेस है, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अपने पास है ना, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे, क्योंकि सेम नेचर के चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे। जैसे मान लो एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करो तो ये भी क्या करेंगे दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दो जैसे मान लो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, जैसे न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है मान लो, ये एक दूसरे को क्या करते हैं कुछ नहीं करते हैं ना, नो। अच्छा कूलम्ब्स की बात करूं तो अभी फिलहाल नो है ना, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह होती है उसकी बात नहीं कर रहा अभी मैं फिलहाल। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो नो फोर्स, नो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक लिखना बेटर रहेगा क्योंकि आगे आप पढ़े होगे ग्रेजुएशन वगैरह करोगे न्यूक्लियर फोर्स होता है फिर बोलोगे कि, तो इलेक्ट्रिक की बात करूं कूलम्ब्स वाले की तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगती है ना, न्यूक्लियर फोर्स लगती है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तभी लगती है ये। तो ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है, तो ये आप लिख देना। अब जैसे ये सेम क्वेश्चन में रिपीट करूं और इस बार पॉइंट हटा दिया मैंने, जैसे मान लो क्वेश्चन लिख दिया आपके कैन टू पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि दो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या, ऑप्शन में ए यस और ऑप्शन बी में है नो। अब क्या आंसर है आपका, तो शायद आप सोच रहे होंगे अभी भी पॉजिटिव चार्जेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं रिपल करते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा नो आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ मैंने कहीं पॉइंट नहीं लिखा, अगर पॉइंट चार्ज होता तो बिल्कुल आपकी बात सही थी। अब क्या है, अब जैसे अगर एक पॉसिबिलिटी भी ना ऐसी तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत आ जाएगा। तो मैं आपको एक ऐसी पॉसिबिलिटी बताता हूँ जिसमें दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा बहुत वो इंडक्शन भी समझा दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो उसके लिए मैं को ये रब करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन लिख दो आप, अपने क्वेश्चन है कैन टू पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अभी ये पूरा मैं मिटा रहा हूँ समझाने के लिए। हाँ तो ये मैंने ऊपर लिख दिया क्वेश्चन, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। तो जैसे मैं दे देता हूँ एक तो अपने दे देता हूँ चार्ज मान लो प्लस क्यू, ये मान लो पॉइंट चार्ज है, कोई सा भी चार्ज है मान लो, और एक में दे देता हूँ मेटल, बहुत बड़ा कंडक्टर दे देता हूँ ना, बड़ी साइज का, ये मान लो। तो ये अपने क्या है मेटल कंडक्टर है, ये मान लो क्या है कंडक्टर है, और इसको मान लो अपन ने थोड़ा बहुत चार्ज दे दिया, तो इसको चार्ज दे दिया अपन ने, मान लो थोड़ा बहुत चार्ज दे रखा है इसको, और कंडक्टर होता है तो वो जो भी चार्ज देते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मान लो अपने कितना चार्ज दे रखा है, मान लो प्लस क्यू चार्ज ही दे रखा है, मान लो प्लस क्यू चार्ज अपन ने दे रखा है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चार्ज था।
अब होगा क्या, जैसे ही मैं इन दोनों को पास लेके आऊंगा, अब क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये मेटल का है ना, मेटल का स्फीयर है और बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हालांकि पॉजिटिव चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्ज के अलावा इसमें बहुत सारे तो इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारी प्रोटॉन होंगे, और ये एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है अपन ने प्लस क्यू। तो इनिशियली इस पे चार्ज बोलूं मैं, इनिशियली जो आपके कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन स्फीयर, वो कितना है, मान लो प्लस क्यू है, ठीक है। अब इस वाले प्लस क्यू को और इस वाले प्लस क्यू को मैं कैसे दे रहा हूँ, पास लेके आया, नियर लेके आया है ना, या पास में रख दिया। अब क्या होगा, इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर आ जाएंगे, अट्रैक्ट होके पास आ जाएंगे, यानी कि इधर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उठ के किधर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर इकट्ठे हो गए मान लो, और ये बहुत सारे हैं। इसी तरह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए हैं, तो इधर से आए इस वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर, खूब सारा, जितना इधर आया है उतना, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो गया, यहाँ पे हुआ क्या, जो चार्ज है उनके बीच में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया। पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, रीजन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से इधर इकट्ठा हो गए, और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, फाइनली बात करूं मैं, तो अभी भी चार्ज की बात करो, जैसे मान लो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। तो मान लो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, मान लो माइनस क्यू, यहाँ पे कितना चार्ज हुआ, तो मैंने बोला था जितना जितने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की इधर कमी आएगी, जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर चार्ज आ जाएगा -10 ही, उधर चार्ज आ जाएगा +10 ही, तो इधर माइनस क्यू आ गया और इधर कितना आ गया, प्लस क्यू आ गया। तो टोटल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू तो अपन ने पहले से ही दे रखा था, और प्लस क्यू जनरेट हो गया और माइनस क्यू जनरेट हो गया, तो टोटल चार्ज अभी भी कितना है, प्लस क्यू ही है। लेकिन हुआ क्या, चार्जेस के बीच में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, देयर इज सेपरेशन बिटवीन there is separation between positive and negative charges, positive and negative charges। तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन आ गया। अब इस सेपरेशन से हुआ क्या, देखो, अब जैसे मान लो ये जो अपने इधर जो टोटल चार्ज है वो माइनस है, और इधर मान लो प्लस चार्ज है, वो जो प्लस अपन ने दिया था ना वो भी मान लो इधर इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो और ये मान लो ये वाला चार्ज बहुत कम था और जो इंड्यूस हुआ वो ज्यादा था, मान लो बहुत कम चार्ज दे रखा था अपने शुरुआत में, जैसे मान लो +2 ही चार्ज दे रखा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे थे बस, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, इसको आप समझ लो कि क्यू बराबर मान लो कितना है, +2 ही, बस इतना सही चार्ज है ना। और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इधर चार्ज आ गया -100 ही, इधर चार्ज आ गया +100, यानी कि उसके कंपेरिजन में मान लो लेट की जो चार्ज आया है ना, इंड्यूस हुआ है, ये बहुत ज्यादा है किससे, कैपिटल क्यू से। अब जैसे मान लो ये जो माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा हुआ है और ये प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको मैं बोल देता हूँ, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, r1, और प्लस क्यू और एक ये वाला इधर जो चार्ज इकट्ठे हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो r2। तो एक बात बताओ मेरे को, r1 r2 में कौन बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके इसमें जो r2 है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, r1 से, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगती है ना F, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी कम लगेगी, इनवर्सली मतलब जानते हो ना, आर स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो आर को अगर आप डिक्रीज करते हो तो फोर्स बढ़ जाएगी, आर को बढ़ाते हो तो फोर्स कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ इस माइनस क्यू चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, यानी कि प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन, और किधर लगेगा,
इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मैं बोल देता हूँ मान लो वो फोर्स कितनी है, F1 है। इसी तरह से एक ये वाला प्लस क्यू और एक इधर वाला प्लस क्यू, दो चार्ज इधर क्यू भी है और प्लस इधर, टोटल चार्ज की बात करूं मैं इधर तो प्लस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्जेस है, पहले वाला जो था और अभी जो इंड्यूस हुआ है। तो इन पे जो फोर्स लग रही है वो मान लो कितनी है, इन पे फोर्स लग रही है मान लो F2। तो मेरे को एक बात बताओ, F1 F2 जो है वो दोनों बराबर होंगे या फिर कम ज्यादा होंगे? सोचो एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि जो साफ साफ आपको डायग्राम से दिख रहा है कि R2 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, R1 से। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी F2 ये बहुत कम होगी F1 से। रीजन, क्योंकि F1 की डिस्टेंस बहुत कम है, तो बहुत कम है इसका मतलब यहाँ की जो F1 फोर्स है ये ज्यादा होगी। तो F1 फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, F2 से। तो F1 फोर्स ज्यादा है F2 से, ऐसा समझ लो। जैसे मान लो इधर तो लग रही है 100 न्यूटन, इधर लग रही है 80 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन है ना इधर की तरफ, यानी कि जो नेट फोर्स है वो कितनी है, F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो अब क्या हो गया, जो अपना ये वाला चार्ज और ये वाला जो पूरा चार्ज है, तो टोटल की बात करूं तो टोटल क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर पॉइंट चार्जेस लिखा होता तो सीधा आप 9 लगा देते, लेकिन ये बोल रहा है पॉइंट नहीं लिखा है इसने, तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे ये पॉसिबल है, यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ये जो फिनोमिना होता है ना, चार्ज इकट्ठा हो गए, इधर माइनस इकट्ठा हो गए, इधर प्लस इकट्ठा हो गए, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो अपना सेकंड टॉपिक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो ये आप नोट करो। और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट करके बताना, है ना, ताकि अगर मुझे लगेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और लास्ट में लिख देना, सो नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव, सो नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव। और रीजन बता ही दिया मैंने, है ना। किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लेना, F1 बड़ा है ना F2 से, तो मान लो अज्यूम कर दो, मान लो F1 100 न्यूटन है और मान लो F2 छोटा है ना, तो छोटा कितना भी हो सकता है, मान लो 80 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितनी होगी 100। मान लो 100 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है आपको, 80 न्यूटन से उधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगी, इधर होगी 20 न्यूटन। तो ओवरऑल 20 न्यूटन आप इधर जाओगे, 20 न्यूटन की फोर्स वही। तो ये आप नोट कर दीजिए। लिख दिया। अब जैसे इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है, जैसे मान लो कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट attract न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखा है मैंने, पॉइंट नहीं दिखा। अगर पॉइंट चार्ज दिखता तो क्या आंसर क्या था, नो, ना तो अट्रैक्शन होता ना रिपल्शन होता। ऑब्जेक्ट दिखा है मतलब बड़े भी हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। तो और ऑप्शन में आपके यस और नो, यस मतलब अट्रैक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, नो। ठीक है, सोचो एक बार, कंसेप्ट यही, सोचो, दिमाग लगाओ, डायग्राम बनाओ, एक बार पॉज करके ट्राई करो। देखो, जैसे मान लो इधर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये हो गया अपने चार्ज ऑब्जेक्ट,
इसके पास अपन ने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट तो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो जैसे मान लो मैं ये वाला केस लेता हूँ, मान लो अपने पास एक बड़ा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मान लो वही मेटेलिक स्फीयर है ना, क्या है अपना मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टर है, मतलब मेटेलिक स्फीयर है मतलब कंडक्टर है। और मान लो कैसा है, न्यूट्रल है। इनिशियली ये कैसा है, इनिशियली बात करूं शुरुआत में, तो इनिशियली ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो इनिशियली न्यूट्रल है मतलब टोटल चार्ज कितना है, इस पे 0 है। अब क्या होता है, मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर इकट्ठा हो जाएंगे, इसके नियरेस्ट पास आ जाएंगे। तो यानी कि सबसे पास वाली जगह ही है, तो इधर से के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उठ के कहाँ जाएंगे, इधर इस वाली साइड पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठा हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए हैं इस वाली साइड से, और पॉजिटिव चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज किधर है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। और एक बात बताओ मेरे को, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग होगा सेम होगा, क्योंकि इनिशियली टोटल चार्ज 0 था, तो बाद में भी 0 ही होगा। यानी कि मान लो इधर कितना चार्ज इकट्ठा हो गया, माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया, तो इधर कितना होगा, प्लस क्यू। सेम कंसेप्ट है, जैसे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इधर चार्ज जाएगा -100 और इधर आ जाएगा चार्ज +100 टोटल चार्ज अभी भी 0 है। तो फाइनली भी क्या है, फाइनली भी टोटल चार्ज कितना है, 0 ही है ना। चाहो तो ऐसे देख दो, एक इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, और अभी भी 0 हुआ। क्या, यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किसी चार्ज की प्रेजेंस में जो अपोजिट नेचर के चार्जेस है वह क्या आ जाए, पास आ जाए, और सेम नेचर के चार्जेस दूर चले जाए, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आगे पढ़ेंगे क्या। अब ये अपन की बात चल रही है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। तो अब यहाँ पे भी ये कंसेप्ट लगा देते हैं। मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली R1 है, और ये वाली डिस्टेंस R2 है, वही कंसेप्ट से मैं कर दो, खुद आप कर सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है R2 जो है वो बड़ा होगा किससे, R1 से। फिर मैंने बताया था जो फोर्स होती है वह इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है R² के। डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, इधर इसको मैं बोल देता हूँ F1, प्लस Q और प्लस Q के बीच में लगेगी रिपल्सन वाली, ये मान लो F2 है। और कौन बड़ा होगा, क्योंकि R2 बड़ा है R1 से, यानी कि जहाँ पे डिस्टेंस कम होती है वहाँ फोर्स ज्यादा होती है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो F1 है वो क्या होगी, ज्यादा होगी F2 से, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी, बहुत कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो F1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F2, तो जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी, नेट फोर्स हो जाएगी अपने F1 माइनस F2, यानी कि इधर की तरफ, F1 की तरफ। तो नेट फोर्स की तरफ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अट्रैक्शन की। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज अट्रैक्शन between, there is attraction between charged object, charged object, object and neutral object। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो क्या आंसर आएगा इसमें, यस। तो इसको आप लिख दीजिए आगे। सृष्टि कोई आया क्या, अरे यार ये माइक इधर ही रख, चाबी
हाँ, तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्या है 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। फॉल पर सेकंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर, एक स्फीयर है, न्यूट्रल है, टोटल चार्ज 0 है, उस पर 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स 1 सेकंड में गिर रहा है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट चार्ज बाय 2 मिलीग्राम, यानी कि जो आपका स्फीयर था उस पर टोटल चार्ज 0 था, तो आपको वो टाइम बताना है जिससे उस पर जो चार्ज जो है वो 2 मिलीग्राम जनरेट हो जाए, यानी कि 2 मिलीग्राम चार्ज जनरेट उस स्फीयर में करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आप कमेंट में बताना। इसका जो सोल्यूशन है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग का। फर्स्ट था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बता दी, सेकंड और थर्ड मेथड कल के लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा और उसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो थैंक यू।